अर्थक्वेक पे कुछ भी बात करने से पहले कई बार ये हो जाता है कि मैं एज्यूम करता हूँ या कोई भी एज्यूम करेगा कि बाकी लोग जो हैं वो अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सरल सी बात है, भू और कंप दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है कि जब जमीन कांपती है तो भूकंप आता है। लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो जो ऊपर हो रहा है वो मतलब शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब घटना के तौर पे हमें लगता है कि जब जमीन हिली तो जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं, बिल्डिंग हैं, जो भी ढांचे हैं, वो सब हिलते हैं और लोगों को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें अर्थक्वेक के साइंस को, तो जैसे जो पृथ्वी है वो मतलब हम बहुत पुराने समय से देखते हैं कि आग का गोला थी। और शायद ज्योग्राफी अगर 10वीं क्लास की 9वीं 10वीं क्लास की ज्योग्राफी अगर याद हो आप लोगों को, तो ऐसा है कि जब ये ठंडा होता रहा ये हिस्सा, तो अभी भी नीचे का जो है कोर जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो अभी भी लावा है। और फिर मेंटल जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में फिर और जो ऊपर की जो लेयर्स हैं उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। जो ऊपर की जो सबसे कठोर जो सतह है वो क्रस्ट है ना। तो ये क्रस्ट कई हिस्सों में बटी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये तो जस्ट एक डेफिनेशन है ना कि जब जमीन की जो सतह हिलती है ना, तो जब जमीन के अंदर से कोई ऊर्जा निकलती, ऊर्जा भरी हुई है, उसका कभी वो असीमित ऊर्जा है, जैसे सूरज है ना उसमें असीमित ऊर्जा है, तो वो भरी हुई है। तो कभी ये मान लेना कि पृथ्वी पे भूकंप की संभावना 0 हो जाएगी, वो अपने आप में मतलब मूर्खतापूर्ण बात है। तो ये इस चित्र को जो लोग देख पाएंगे, कई बार ऐसा है कि मतलब अभी इस फील्ड में उतना ज्यादा काम वैसे नहीं हुआ कि हम सभी जो वर्गों को ध्यान में रख के, और एक लिमिटेशन है, एक मजबूरी और लिमिटेशन दोनों ही है कि उसमें अभी सब लोगों के लिए नहीं है। तो मैं जो हमारे ऐसे साथी हैं जो अभी देख नहीं पाएंगे इस स्क्रीन को, उनसे तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन बाकी साथियों को मैं एक बार उनसे उनकी तरफ उन्हें ध्यान दिलाना चाहूंगा इस स्लाइड की तरफ, कि बहुत साल पहले, मतलब अगर मैं 1 मिलियन जिसे हम बोलते हैं ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो 71 मिलियन साल पहले अगर आप देखें इस नीचे वाले हिस्से को, तो पृथ्वी अलग अलग टुकड़ों में जमीन के हिस्सों में बटी हुई थी। तो जो भारत वाला जो हिस्सा था, तो वो इंडिया लैंड मास जिसे हम बोलते थे, इंडिया का जो जमीन का हिस्सा था, तो ये ऐसे बढ़ता बढ़ता फिर 55 मिलियन साल पहले और आगे एक खिसका, और ऐसे खिसकते खिसकते आज जहां पे हम हैं वहां पे एक तरह का, हम मतलब मैं हिमाचलियों की बात कर रहा हूँ, इन पर्टिकुलर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस जंक्शन पे बैठे हैं जहां पे ये दो प्लेट्स टकराने के बाद में मिली है ना। तो इसका एक और इलस्ट्रेशन कि हिमालय पैदा कैसे हुआ। आप लोग में से कुछ लोग जब पढ़ते होंगे अखबार में कि हिमालय की जो ऊंचाई है हर वर्ष कोई 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। उसका कारण भी यही है कि जो नीचे ऊर्जा है वो इसे इंडियन प्लेट को धकेल रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, जो कि बहुत बड़ी और भारी प्लेट है ना। तो अगर आप समझने की कोशिश करें इसे चित्र के माध्यम से, तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में जो हिस्सा दिख रहा है, ये इंडियन प्लेट है ना, ये ऐसे आके धंसी है नीचे यूरेशियन प्लेट के, और इसी वजह से अक्सर भूकंप आते रहते हैं जब ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े आपस में मतलब एक दूसरे की तरफ या एक टुकड़ा दूसरे की तरफ धंसता है, जाके ना टकराने की कोशिश करता है। तो जब तक सतह समान जैसी रहेगी है ना, तब तक तो वो मतलब आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा कि कोई घर्षण उसमें फ्रिक्शन हो रही है ना। लेकिन सडनली कोई बहुत मिसमैचिंग टाइप के जो पीसेस ऑफ लैंड है, वो चट्टान के जो टुकड़े हैं, बहुत मिसमैच, जो भूखंड है बहुत बड़ा, अगर उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है, तो अचानक से वो जो ऊर्जा तो कंटिन्यूसली धकेल रही है, उसकी वजह से अचानक से जो झटका लगता है, उसी को हम लोग, या जमीन फटती है वहां पे बहुत नीचे, तो उसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो आप कभी आप आपस में करके देख सकते हैं ना। एक बिस्किट लीजिए, उसे 2 टुकड़ों में कर लीजिए है ना। तो एक हाथ में जो आपका एक टुकड़ा बिस्किट का पकड़ा हुआ है उसे स्टेबल रखिए, और एक दूसरे हाथ से जो फॉर एग्जांपल अपने राइट हैंड से आप एक टुकड़े दूसरे टुकड़े को पुश करते रहिए पहले की तरफ को। तो जब आप पुश करते रहेंगे ना, एकदम से सडनली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, तो आप
आपके हाथ को झटका लगेगा, क्योंकि वो जो जो बिस्किट है ना वो टूटेगा एकदम से, है ना। तो सेम यही जो बेसिक साइंस है अर्थक्वेक का, वो यही है ना। और ऊर्जा के बारे में बात करें, जो ऊर्जा नीचे ट्रैप्ड है ना, वो कंटिन्यूअस, वो मतलब इन प्लेट्स को धकेल रही है ना। और ये प्लेट्स मतलब जो मैं आपको हिमालय पर्वत के जो बढ़ने की जो बता रहा हूँ ना, 4 से 5 सेंटीमीटर, लगभग इसी दर से ये इंडियन प्लेट धकेली जा रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ को, है ना। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसीलिए इसे थोड़ा सोशल साइंस और जो अर्थक्वेक साइंस है उसे जोड़ने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये समझना सबके लिए जरूरी है कि सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन सबकी सुरक्षा जरूरी है। जैसे अजय सर भी बोल रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ना अपने आप को कई बार लाचार पाता हूँ। मैं अपनी भी दुविधा आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आप में से कुछ लोग सहयोग कर पाएंगे उसमें बहुत अच्छी बात है, हम लोग मिलके कुछ कर पाएंगे। हमने कुछ कोशिश की, मुझे बाद में कुछ बुनियादी चीजें समझ में आई कि शायद कमी मेरे अंदर भी बहुत है, चाहे संस्था के तौर पे बोलूं या अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे बोलूं। तो बहरहाल उस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन फिर अब इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं ना, कि हम लोग कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, कि इंडियन प्लेट जब धंसी यूरेशियन प्लेट में, तो जो जमीन का हिस्सा उभरा थोड़ा सा, है ना, तो वो ही पर्वत श्रृंखलाएं बनती रही। और ये बहुत पुरानी कहानी है, मतलब अरबों साल पुरानी कहानी जिसे आप बोल सकते हैं ना। तो अब उसी के परिणाम स्वरूप ये जो हमारी पूरी बेल्ट है हिमालय की, नेपाल से लेके उधर अरुणाचल वगैरह अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में, और अफगानिस्तान जो इधर हिंदू कुश हिमालय बोलते हैं ना, तो जो हिंदू कुश एरिया जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की पहाड़ियों के एरिया को बोलते हैं, जो हिमालय का ये वाला एक्सटेंडेड हिस्सा जिसे बोलेंगे, तो ये है। और जो हिमालय तो हमें पता है, हम सब लोग हिमालय, अलग अलग इसकी रेंजेस हैं वो सब, तो उतना मैं ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो एक सफेद लाइन जो है धब्बे जैसे बने हुए, वो बेसिकली स्नो क्लैड एरिया है, मतलब जहां पे हमेशा बर्फ रहती है ना। तो वही हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हैं, उसके दोनों तरफ और उसके आसपास का जो एरिया है वो हमेशा भूकंप से संवेदनशील रहेगा। भूकंप वहां पे आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि इतने सारे बड़े बड़े भूकंप पिछली कुछ सदियों में आए हैं, तो ये एक तरह का इस तरफ इशारा है कि अभी जैसे हम कितना रिलैक्स माइंडसेट के साथ में हैं। आप लोग सोच के देखिए, मैं खुद भी बहुत रिलैक्स माइंडसेट के साथ में हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये वेबिनार जो है, जो 7 बजे शुरू हुआ, ये 8 बजे तक चलेगा। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा जस्ट फॉर अ मोमेंट आप सोच के देखिए कि से 5 मिनट बाद कोई झटका आए और सब कुछ आपके आसपास हिलने लगे बहुत बुरी तरह से, तो फिर बहुत चीजें हमें समझ में आएंगी कि क्या क्या हो रहा होगा। आप जहां पे बैठे हैं अभी सोच के देखिए, साइकोलॉजी है, मतलब वो एक प्रेजेंट सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। आप जहां पे बैठे हैं आपके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तब भी गिर सकती हैं, अगर बिल्डिंग ना भी फेल हो आपकी, जहां जिस बिल्डिंग में आप हैं, अगर मान भी लेते हैं कि वो मजबूत है, बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई है, वो बिल्डिंग नहीं भी जाती, तो आप ऐसे हो सकता है कुछ लोग ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आपके आगे पीछे कहीं पे कांच हो, है ना, और जिसमें ब्रेसिंग ना हो सामने, एक वो चीज हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हो कि आपके आसपास में एक अलमारी हो जिसके ऊपर एक कोई मूर्ति रखी हो या कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की परिस्थिति में, हम उस पर बात करेंगे कि जो प्रिपेयर्डनेस जिसे हम बोलते हैं वो कैसे होती है। लेकिन ये आपको मान के रखना पड़ेगा कि आपके जीवन काल में पूरा, है ना। और कुछ लोग जो हमारे वरिष्ठ हैं यहाँ पे साथी, आप लोग तो कई जो भूकंप है उनका अनुभव आप कर चुके होंगे। हिमाचल की बात करें, 1905 में जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था, मतलब 7.8 इसका मैग्नीट्यूड था, जो बहुत बड़ा माना जाएगा। मतलब ये बड़े भूकंपों में आएगा, जो एनीथिंग विच इज 6.5 अबव, जो 6.5 से ऊपर की तीव्रता का है, वो बड़े भूकंपों की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे काफी नुकसान हो जाता है आमतौर पर, कुछ जाने निश्चित तौर पर जाती हैं।
और फिर किन्नौर में 1975 में एक भूकंप आया, तो उसमें भी कोई 150-200 के करीब लोग मारे गए थे। और कारण ये भी था कि कम जाने गई क्योंकि लोग ही कम थे, डेंसिटी कम थी पॉपुलेशन की। हमारा जो पारंपरिक जो भवन निर्माण की जो शैली है वो अच्छी है हिमाचल में। अगर आप बात करें जो अगर आप बात जो किन्नौर में या शिमला के रूरल एरियाज में अभी भी जो आप घर देखते हैं ना, उसमें जो काठ कूनी बोलते हैं ना, काठ कूनी मतलब समझ में आने वाला शब्द है, ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है उसमें हमें किसी को। तो जो काठ माने लकड़ी, कूनी माने कॉर्नर्स है ना, तो जो कॉर्नर्स में जो क्रॉस ब्रेसिंग होती है लकड़ी की, तो वो जो घर थे ना वो बड़े ऐसे बोलेंगे कि भूकंप की जब तरंगे आती थी तो पत्थर में जो मिट्टी भरते थे ना उसमें से वेव्स आर पार हो जाती थी, लेकिन बिल्डिंग नहीं फेल होती थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग एक ही जैसा बिहेव करती थी। तो इसे समझने की कोशिश करिए कि पहले और आज की तुलना में रिस्क क्या है। आप में से जितने लोग उस तरह की बिल्डिंग में हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति इस समय होगा जो ऐसी बिल्डिंग में या पुराने अपने घर में बैठ के जो सुन रहे होंगे। 1-2 लोग हो सकते हैं शायद आप में से जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में बैठ के ये वेबिनार सुन रहे होंगे। बाकी सब लोग ध्यान से आप देख सकते हैं अपनी बिल्डिंग को, आपको पता है वो किस तरह की बनी हुई है। 90% के करीब बिल्डिंग्स जो शिमला सिटी के अंदर हैं इस समय, या जहां से भी आप हैं, वो आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग्स हैं। तो कॉर्नर्स हैं जो कि अनइंजीनियर्ड हैं, जो कॉलम्स हैं, है ना, कॉलम्स जो आपके कॉर्नर्स में जिन्हें हम बोलते हैं ना, हम पिलर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बोलचाल में, तो उसे अनइंजीनियर्ड में बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। एक्सेप्ट मेरे ख्याल से 5% बिल्डिंग्स किसी बड़े शहर में भी बमुश्किल होंगी ऐसी जो इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें प्रॉपर बिल्डिंग कोड का पालन करके बनाया गया। और प्रॉपर बिल्डिंग कोड फॉलो करने और नहीं फॉलो करने में एक जो अंतर है वो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, तो भुज एरिया में जब ये भूकंप आया था, तो उसमें क्या हुआ कि जो सीपीडब्ल्यूडी है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो बिल्डिंग कोड्स फॉलो करते हैं। उनके जो बनाए हुए जो बिल्डिंग्स थी जितनी भी, उनमें एक भी बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुई। स्टेट पीडब्ल्यूडी ने जितनी बिल्डिंग्स बनाई थी वो सारी की सारी चली गई, है ना। अर्थ और मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स की, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी जिन्हें फेल नहीं होना चाहिए था वो भी चली गई। तो अब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें अपने माइंड में कि इतने भूकंप हमारे इस एरिया में ही आ चुके हैं, हमारे देश में आ चुके हैं, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ हिमालयन क्षेत्र में ही भूकंप आए हैं, है ना। वो महाराष्ट्र में लातूर अर्थक्वेक और इंटरेस्टिंग केस है कि वहां पे पहले ऐसे बोला जाता था कि भाई महाराष्ट्र में तो भूकंप आ ही नहीं सकते क्योंकि वो जीरो अर्थक्वेक रिस्क है, मतलब वहां पे तो कंस्ट्रक्शन बड़ा उठपटांग होता रहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये भूकंप आया तो मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी। ये मेरे ख्याल से 1997 की बात होगी, है ना। और फिर चलिए अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली भूकंप का रिस्क है, जोखिम बहुत है। और मुख्य परिणामों की बात करें तो हम ये समझ पाएंगे कि इंडिविजुअली मैं और आप, हम लोग बतौर नागरिक क्या कर सकते हैं, फिर और डिटेल में जाएंगे इसके भी। तो पहले परिणामों की बात करते हैं। देखिए ये सरल है, एक एक करके समझने की बात इंपॉर्टेंट होगी इसमें कि सबसे पहला नुकसान है कि जान का नुकसान होता है भूकंपों से, और फिर लोग घायल हो जाते हैं या परमानेंटली भी ऐसे डिसेबल्ड भी हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं। हैती नाम का एक छोटा सा देश है, जो लोग आप में से डिसेबिलिटी स्टडीज में इंटरेस्टेड होंगे, वो हैती जो है कैरेबियन आइलैंड है, उसमें 2010 में भूकंप आया था। उसके बारे में जानने की आप कोशिश कर सकते हैं कि कैसे एक भूकंप ने देश की एक बड़ी जनसंख्या को सडनली डिसेबल कर दिया। सडनली मतलब मैं भूकंप से पहले भी निश्चित तौर पे कई तरह की डिसेबिलिटीज थी वहां पे, लेकिन जो लोकोमोटिव जो डिसेबिलिटीज थी वो भूकंप के बाद में। तो यहाँ पे चैलेंज डुअल है। एक तो वो लोग जो जिन्हें अभी फिलहाल कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो अर्थक्वेक के बाद में डिसेबल्ड हो जाएंगे। और एक दूसरा चैलेंज जो पहले से ही है कि जो लोग जिन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, जिन्हें डिसेबिलिटी है, वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर मैं इस तरह से देखता हूं चीजों को कि यहाँ पे निश्चित तौर पे हम लोग डिसेबिलिटी की बात करें और उसके जो उसके पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसे समझने की कोशिश करें कि उन लोगों के साथ में क्या
विशेष चुनौतियां हो सकती हैं जो भूकंप के आहट को भी पहचान ना पाए, है ना। जैसे कई बार ऐसा होगा कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन होता है ना, कई बार आप देखते हैं कि हैवी मशीन कुछ चल रही है तो थोड़ी बहुत कंपन तो जमीन में वैसे भी रहती है। कोई ट्रक, हैवी ट्रक कोई आसपास सड़क के पास आपका मकान है तो वहां से ट्रक गुजरता है तो आपको हल्की सी कंपन तब भी फील होगी। तो कई बार ना कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अभी नहीं है इंडिया में। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पिछले 2-3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल अपने शुरुआती स्तर पे है, तो हो सकता है आप में से किसी का ये सवाल हो ये जानने का कि क्या भूकंप की कोई चेतावनी आ सकती है, मिल सकती है लोगों को। तो कुछ देशों में ये ऑलरेडी चल रहा है। मैं जापान में था 2010 में, तो जब भी एक सर्टेन उन्होंने पैरामीटर लगाया, बड़े भूकंप जो 6.5 से ऊपर के भूकंप है, उसमें जो पहले पी वेव्स आती हैं, है ना, प्राइमरी वेव्स का, उससे डिटेक्शन वो कर लेते हैं। सेंसर्स लगाए हुए उन्होंने, पूरे देश में सेंसर्स लगाए हुए हैं बहुत सारे। तो अब वो जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं। कुछ मैं ना अपना मैसेज, मुझे लगा कि कोई आया है, कोई बताना चाहेगा? कुछ ऐसा तो नहीं, कोई मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सब चीज ठीक चल रही है ना? यस सर, आपकी वॉइस ठीक से आ रही है। कोई क्वेश्चन वगैरह है कुछ? नहीं, हम नवनीत जी, हम ना एक देना अभी रह गया है कि जिन लोगों के कोई क्वेश्चंस हो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दें। जब आपका सेशन एंड होगा, यानी कि जब आपका स्टेटमेंट ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारे कोई साथी वो क्वेश्चंस टेकअप कर लेंगे। अभी वो चैट बॉक्स में दे दें, और अगर समय होगा तो वो खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। तो हाँ, सॉरी, मुझे वो आवाज आई ना मैसेज की, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं अर्जेंट है कोई। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि इसके लिए, इस कैपेसिटी को प्राप्त करने के लिए, क्षमता को प्राप्त करने के लिए किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत रहेगी। तो हमने शुरू तो कर दिया है, इसे स्थापित होने में, पूरी तरह से फंक्शनल होने में कुछ साल लग जाएंगे। IIT रुड़की, NIDM, NDMA, ये 4-5 एजेंसीज मिलकर कर रही हैं। हमारा IIT मंडी है हिमाचल में, ये भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में, 5-1 साल के अंदर, मेरा मानना है पूरे देश भर में ऐसे अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। लेकिन इसे समझना जरूरी है कि कैसे फंक्शन करता है। तो ये उसी मॉडल पे, जैसे जापान में या ताइवान जैसे देशों में ऑलरेडी चल रहा है कि सेंसर्स लगा दिए आपने हर जगह पे, तो जब जमीन शेक होती है तो वो सेंसर्स आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे को, एक सेंसर कुछ किलोमीटर दूर स्थित दूसरे सेंसर को सूचना देता है कि भाई जमीन हिल रही है ना, तो वो ट्रांसमिट होती है, जो मैसेजेस हैं उनके, जो सिग्नल्स हैं, सॉरी, वो कम्युनिकेट हो रहे हैं। और फिर वही सेंसर्स से जो एक्यूमुलेटेड जो जानकारी है, जो इकट्ठी की हुई जानकारी है, वो एक सिस्टम के थ्रू, जो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसके थ्रू बतौर मोबाइल नोटिफिकेशन आपके फोन में बजने लगती है, अगर आपने वो सेटिंग्स वगैरह की हुई है पहले। अभी तो हमारा इन्फेंसी में है, बिल्कुल शुरू में है। मैं जापान में देख चुका हूँ कि कोबे और क्योतो जो शहर है वहां के, उसमें मैं देख चुका हूँ। एक अर्थक्वेक में हम लोग थे वहां पे, मतलब शामिल थे, कि झटका आया तो लोगों को मैसेज आते हैं एकदम। अगर इंपॉर्टेंट बड़ा भूकंप नहीं है तो मैसेज आएंगे, और अगर बड़ा झटका है तो 30 सेकंड पहले नोटिफिकेशन आएंगे। वो छोटा भूकंप था तो मैसेज आए, तो उन्होंने, मेरे साथी थे, उन्होंने दिखाया, जो जापानीज लोग थे। तो लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी जो व्यवस्था है उसकी मैं थोड़ी ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि वहीं पे शायद एक स्पेस है काम करने की। तो क्या कर सकते हैं? एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, फर्स्ट एड जानना और नहीं जानना उतना अंतर डाल देगा किसी की जिंदगी में, जितना आप चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में देख रहे हैं। तो अगर हमें, जैसे आप हैं, एक लेक्चरर हैं कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में, और आपका एक स्टूडेंट है, दोनों को अगर आता होगा, दोनों एक दूसरे की जान बचा सकते हैं, है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक है तो कोई कमजोर को ही नुकसान पहुंचाएगा, जो एज में छोटा है उसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोनों को आना बहुत जरूरी है। तो मैं बीच बीच में आपको ये अनुरोध भी करता रहूंगा कि देखिए, सरकार भी कुछ करती है, अपनी लिमिटेशन, फंड्स और बाकी सब चीजें होती हैं, लेकिन कुछ कैपेसिटीज हम शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ फर्स्ट एड आपको अपने टीचर्स को, अपने साथियों को या स्टूडेंट्स को सिखाना है, हमारी बहुत अच्छी एक स्किल ट्रेन टीम है जो फर्स्ट एड, CPR, इस तरह की चीजों में ट्रेंड है, तो आप बता सकते हैं। वो हमारा एक स्पेस रह सकता है इसी डिस्कशन के साथ में, फ्यूचर में ले जाने के लिए, हम फ्यूचर में हम लोग साथ में कुछ काम कर पाए। तो
अगर लोग फर्स्ट एड जानते हैं तो चाहे वो व्यक्ति पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति जिसे कोई किसी तरह की कोई शारीरिक या कोई ऐसी कोई विकलांगता ना भी हो, तो तब भी हम जान बचा सकते हैं। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर अगेन मैं बोलूंगा कि हमारे साथी जो है काफी काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि दूसरे राज्यों में भी, वो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो भूकंपों से आते हैं। लोग ना दहशत में आ जाते हैं, और इसका एविडेंस है, इसका प्रमाण है। जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो लोग हैं ना, जिन्हें किसी तरह की भी कोई विकलांगता है, उन्हें मानसिक आघात ज्यादा पहुंचता है। वो ना एक कहीं पे ये हो जाता है कि मुझे तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं अर्थक्वेक या कोई भी और हैजर्ड ले लीजिए, जैसे फायर की बात कर रहा हूं, मैं अपनी ट्रेनिंग में कराता हूं ये ना जानबूझ के, क्योंकि लोगों को, मेरे जैसे लोगों को या आपके जैसे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि समस्या एक ही होगी और उसका असर सब पे अलग अलग होगा। भूकंप हो चाहे आग हो। तो मैं क्या करता हूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जब इस तरह का कोई डिस्कशन चलता है तो मैं किसी को बोलता हूँ कि आप खड़े हो जाइए और आप वो जो सामने दरवाजा दिख रहा है वहां तक आप पहुंच जाइए। तो आमतौर पर बीच में कुर्सियां वगैरह रखी होती है, वो बंदा खड़ा होता है, चुपचाप चला जाता है, और मैं बोलता हूँ टाइम नोट कीजिएगा कितनी देर में पहुंचे आप वहां पे। तो वो बंदा बोलेगा कि मैं सर 3 सेकंड में पहुंच गया यहाँ पे। मैं बोलता हूँ अब आप ईमानदारी से अपनी आंखें बंद कीजिए और वापस मेरे पास आइए उसी जगह से। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो होता है ना उसमें ये इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि वो व्यक्ति महसूस कैसा कर रहा है ना, क्या वो सही डिसीजन ले रहा है, क्या वो डर रहा है। तो वो सारी चीजें हैं ना जो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है, वो वैसे तो और भी संकटों में आते हैं, जैसे बाढ़ हो या आग हो, लेकिन भूकंप के टाइम पे तो देखिए आपको हिलना महसूस हो जाएगा। तो उसके बाद में आपके बाकी साथी तो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जो लोग जो सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि जमीन हिल रही है, वो क्या करें? तो वो मानसिक रूप से और ज्यादा दहशत में आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहीं पे ये कम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा सब लोगों के साथ में, चाहे हमारे जो साथी हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है कि चलने में या देख पाने में, उनसे हम बातचीत करें कि ये आप माइंड में रखें कि कभी जमीन हिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम होपलेस हो जाएं, लेकिन ये दिमाग में डिस्टेंट थॉट की तरह से रहे कि ये एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर देखिए आपको वो चीज ज्यादा तकलीफ देगी जिसकी आपने दूर दूर तक कल्पना नहीं की है ना, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना। और अर्थक्वेक्स का ये भी है कि रोज रोज तो आते नहीं है, और मतलब जब यही एक दिक्कत है कि जब आएगा तो मतलब बाकी छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाता आमतौर पे। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हम तब कम कर पाएंगे भूकंपों से होने वाले, जब हम इस विषय के बारे में बातचीत करें, ना सिर्फ स्कूल कॉलेज जैसे एनवायरनमेंट में, बल्कि अपने घर में भी। अगर हमारे घर में कोई ऐसे वरिष्ठ जन है या छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी बेटी के साथ में भी डिस्कस करता हूँ ये सब ना, तो हमें देखना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी कोई एक चीज नहीं है कि जिसे मैंने एक शब्द की तरह से बोल दिया। कई बार ट्रेनिंग में कुछ एक्सपर्ट आते हैं तो वो ऐसे अब्यूज करते हैं इस शब्द को। वल्नरेबिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई धब्बा नहीं है किसी के ऊपर, कोई कलंक नहीं है ना। ये परिस्थितियां एक छोटे बच्चे के साथ में भी हो सकती हैं। ये परिस्थितियां हैं जो खराब हैं, है ना। तो आप देख नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी कमी नहीं है, बल्कि परिस्थितियां हैं जो खराब हैं, है ना। ये आपकी परिस्थितियां हैं कि आप वो मेज ढूंढ नहीं पाएंगे जब भूकंप आएगा जिसके नीचे आपको छुपना है। तो ये जब हम बातचीत करें कि आपको, जब मैं एक उदाहरण के साथ में दे रहा हूं क्योंकि साथ साथ ही डिस्कशन चलेगा। अजय सर ने जैसे बोला था कि हम ये बातचीत करें कि जो विकलांगजन है उनके साथ में, तो एक चीज तो ये सबको होनी चाहिए, ये चाहे आप प्रैक्टिस करें हफ्ते में, शुरू में आप हफ्ते में एक बार करके देखें कि हम किसी भी टाइम रैंडम पहले ट्रेनिंग करें आपस में मिलके कि भाई हर एक व्यक्ति को अपने, चाहे वो किसी तरह की विकलांगता के साथ हो चाहे नहीं हो, किसी भी उम्र का हो, उसकी शारीरिक स्थिति कोई कुछ भी हो, लेकिन उसे अपने घर में मजबूत जो फर्नीचर है उसका आभास वो कर ले कि वो यहाँ पे रखा है। मजबूत फर्नीचर का मतलब मेरा ऐसा है कि कांच वगैरह ना हो उसमें, लेकिन आप बाहर नहीं भाग पाएंगे, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और अगर आप भागने की कोशिश भी करते हैं, आप पहाड़ पे रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बिल्डिंग सेफ है, लेकिन जो पीछे जो शर्मा जी गुप्ता जी की जो बिल्डिंग है वो अनसेफ हो सकती है बहुत, है ना। वो आपसे ज्यादा ऊंची होगी और पीछे आपके, है ना, कोई दूसरा
दूसरा ब्लॉक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में तो कोई दूसरा ब्लॉक है, उसका आपको नहीं पता, आप अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले, ऊपर से कुछ आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी उसकी बात करूंगा आगे। तो जब हम इन चीजों को प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है भूकंपों के, वो भी लोगों पे कम करते हैं। फिर अगली चीज कि भूकंपों से नुकसान होता है बिल्डिंग्स को। इसमें मैं कहूंगा कि मैं और आप अपने निजी स्तर पे कर सकते हैं। आप में से कोई व्यक्ति अगर घर बनाने जा रहा है तो मैं वेबसाइट मैं बोल रहा हूं, जो कोई साथी अगर लिख सकता है तो उस पर लिख दीजिएगा, सो दैट बाकी लोग नोट डाउन कर लें। hpsdma.nic.in इस वेबसाइट पे बहुत अच्छी जानकारी, अगर आप भूकंप रोधी घर बनाना चाहते हैं तो वो जानकारी दी हुई है कि भूकंप रोधी घर कैसे बनाएं। आपको ना अपने जो ठेकेदार है और मेसन से बात करनी भी बहुत जरूरी होती है। कई बार हम जब ठेकेदार से बात करते हैं तो हमारा ध्यान होता है कि मेरी बिल्डिंग में टाइल्स जो है वो ठाकुर साहब से अच्छी लगनी चाहिए, है ना, उनके घर से अच्छी होनी चाहिए। तो जो डिस्कशन है वो सारा सुंदरता पे आके टिक जाता है। आपको ये नहीं पता कि कॉलम में रिंग्स जो लगते हैं ना, जिन्हें हम वो रिंग्स आप देखे होंगे ना, जो जैसे सरिये खड़े होते हैं तो उसमें सरियों को बांधने के लिए जो रिंग्स होते हैं ना, तो उसका घनत्व कितना होगा, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, जो सरिये लॉक करते हैं ना, जैसे रिंग्स डालते हैं चौकोर जैसे, उन्हें हमारे तो मिस्त्री अभी जानकारी नहीं है। अभी हिमाचल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें मिस्त्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अब तो कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, लेकिन अभी भी लापरवाही है। मतलब उसमें ठेकेदार और जो आपके लेबर काम कर रही है ना, वो भी लापरवाही करती है। तो थोड़ा सा ना पर्सनल इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। किसी भी तरह की बिल्डिंग है और खासतौर पे अगर आपका घर बन रहा है तो बुनियादी जानकारी उपलब्ध है hpsdma.nic.in पे। ये अच्छा NIT हमीरपुर, इस तरह के जो लोगों ने, जो यहाँ के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं नेशनल लेवल के, हेमंत विनायक हैं, वो प्रोफेसर हेमंत विनायक, इन लोगों ने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है। तो इसे अगर हम लेकिन ये पहले करने की चीजें देखिए, है ना। और फिर जो एसेट्स हैं आपके, एक व्यक्ति के लिए ना कोई छोटी सी चीज की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो आर्थिक तो इस तरह से है कि ये मेरा लैपटॉप है, अगर गिर जाए इस समय तो इसका आर्थिक नुकसान है, और इसमें डेटा भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे भी बचाना है। और कुछ मेरी यादगार वाली चीजें भी हैं, तो वो फोटो फ्रेम्स हो सकते हैं, बहुत सारी। तो इस तरह के नुकसान भी भूकंपों से होते हैं। हम इसे भी कैसे कम कर सकते हैं, ये आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी से, है ना। और फिर लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जो साथी दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें मदद करें आप लोग, कम से कम शुरुआती तौर पे। कुछ चीजों में वो निश्चित तौर पे खुद से कर लेंगे। अभी आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स और एप्स आए हैं। कोई भी आपदा हो, लेकिन खास तौर पे भूकंप और आग अक्सर जुड़े भी रहते हैं कि भूकंप आया तो आमतौर पे देखा गया है कि भूकंप के बाद में आग की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो वैसे भी मलबे में अगर कोई चीज बहुत बुरी तरह से नुकसान हो गया तो कागज भी निकालने वहां से मुश्किल हो जाते हैं। तो ये मैं प्रिपेयर्डनेस के तौर पे बोल रहा हूँ कि आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, डिजी लॉकर का आपने नाम सुना है, आप में से कुछ लोग यूज भी करते होंगे, किसी ना किसी सेफ जगह पे, क्लाउड जिसे हम बोलते हैं ना, तो इंटरनेट में क्लाउड जो आजकल बड़ा कॉमनली वर्ड यूज हो रहा है, तो गूगल ड्राइव है, या अगर आप सरकारी उसमें रखना चाह रहे हैं तो डिजी लॉकर है। तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर रखें, कोई क्लेम करने के लिए भी ना आपको। अभी देखिए कोविड में जितने लोग मारे गए ना, उन्हें अपने आप को मरा साबित करने के लिए उनके परिजनों को ना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, है ना। कोई क्लेम करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख पाए, उसकी भी तैयारी अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में ही आती है ना। तो अभी हम इसके बाद में एक एक करके बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली हिमाचल की। ये थोड़ा सा फनी तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कैसा है कि ये 15 अक्टूबर 2022 की बात है। तो आप कहेंगे ये तो अभी हुआ नहीं है, तो सच में कोई बड़ा भूकंप अभी हुआ भी नहीं है ना। तो मैंने सिनेरियो बनाया, ये थोड़ा बहुत हम लोग जो ट्रेनिंग के वजह से करते हैं ये स्किल्स, तो ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। तो 15 अक्टूबर 2022 को एक भूकंप आता है 2:50 पे। इसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो 10 की है। तो बहुत बड़ा भूकंप है, 10 की इंटेंसिटी मतलब बहुत बुरा नुकसान होता है। तो अभी ये नुकसान हो चुका है, हमारा
जो टैंक है रिज का, इसका नुकसान, ये चर्च है, सारा जो ऊंचे स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए जो ऊंचे स्ट्रक्चर्स हैं सबसे आसानी से उन्हें नुकसान होता है आमतौर पे, अगर वो इंजीनियर्ड है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं तो शायद ना भी हो, लेकिन आमतौर पे जो हमने जिस तरह के कंस्ट्रक्शन हम हिमाचल में या बाकी और हिस्सों में देखते हैं अपने देश के, वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से इंजीनियर्ड नहीं है। वो मतलब बिल्डिंग इंजीनियर्स ने बनाई है, लेकिन वो अर्थक्वेक सेफ्टी के जो बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं उनका पालन उसमें नहीं किया जाता है आमतौर पे, है ना, और कम से कम पूरी तरह से नहीं किया जाता, कुछ दिखावे के लिए कुछ किया जाता है। तो इस हिसाब से बात करें तो हिमाचल का जो सचिवालय है या पुलिस हेडक्वार्टर है या पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर है, ये कुछ बिल्डिंग्स में से होंगी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनी है। तो ऐसे नुकसान होगा, लेकिन क्या बात यहाँ पे रुक जाएगी, क्या और कुछ हो सकता है? तो ये हमारे शहर का परिदृश्य हो सकता है 4:45 तक कि कुछ हिस्सों में आग लगने की खबरें भी आ सकती हैं। मेरा पॉइंट आप लोगों से ये है कि आप किसी भी जगह पे हो सकते हैं उस समय, अगर आप इस शहर में, जरूर नहीं कि आप घर पे हो, जरूर नहीं कि आप कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, आप कहीं पे भी हो, आप इसके शिकार हो सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब पॉइंट ये है कि पहली चीज जो है वो अपने आप की सुरक्षा है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के बाद दूसरे जो स्तर पे वो है कि जो आपके जो बाकी जो साथी हैं, खास करके जो विकलांगजन हैं, उन लोगों को किसी भी तरह का, अगर जैसे कोई देख नहीं पा रहा है तो आपका दिमाग बहुत तेजी से चलना चाहिए इस मामले में कि, और ये तैयारी से आएगा। मैं देखता हूँ कि हम लोग मॉक ड्रिल नहीं करते साल में, मुझे नहीं पता एचपी यूनिवर्सिटी में अजय सर बताएंगे कि हम मॉक ड्रिल करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो उसमें हम जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उन्हें शामिल करते भी हैं कि नहीं, और नहीं करते तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता दुख की बात है। ना सिर्फ एडवोकेसी के लिए इसमें स्पेस है, बल्कि एक धिक्कार भी है अपने लिए, एज ए सोसाइटी भी मेरा भी जिम्मेदारी में थोड़ा इस धिक्कार का हिस्सा मुझे भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी काम करते हैं इस फील्ड में, लेकिन हम उसे मतलब इंक्लूसिव नहीं बना पाते, है ना। तो ये सिनेरियो हो सकता है। इसमें आप में से कोई अगर ऐसा मन में सोच रहा है नहीं ये फोटोशॉप में बनाया हुआ है और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, नेपाल में 2015, हैती में 2010, जापान में 2011, चाइना में सिचुआन में 2008 में हर जगह पे भूकंप आने से आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले लोगों को ऐसा ही लगता है कि इतना बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता। तो पहले तो इस मेंटल बैरियर को तोड़िए कि इतना बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता, उसके बाद ही बाकी आप तैयारी तो तभी करेंगे ना आप, जबकि आप सोच भी पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तो डर के रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मान के रखें कि ऐसा हो सकता है। तो अगर आप ये सोच के रखेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। क्या क्या कर सकते हैं तो उसकी अभी हम बात करते हैं, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिन्हें लगता है कि नहीं ये जो है ना अर्थक्वेक नहीं, मेरे लाइफ टाइम में मैं कोई बड़ा भूकंप नहीं देखूंगा, तो ऑलरेडी आ चुके हैं जो यंग हमारे साथी जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत लकी रहे कि कोई बड़ा भूकंप आपके समय पे, आप हिमालय में रहते हैं और कोई बड़ा भूकंप नहीं देखा, तो मैं आपको भाग्यशाली से ज्यादा कुछ नहीं समझूंगा। ये पिछले 8-9 सालों की न्यूज क्लिपिंग है जो मैंने ऐसे ही मैं कोलाज जैसे बना के बनाता रहता हूँ, अभी भी जोड़ता रहता हूँ। इसमें बहुत सारी वो है, कुछ सिलेक्टेड है उसमें से। तो इसमें 2 ही शब्द हैं प्रोमिनेंट, कि एक तो हिमालयन रीजन और एक दूसरा भूकंप, है ना। तो हिमालयन रीजन में बड़ा भूकंप आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप तैयारी करें। और कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज कि सब अच्छा होगा इसकी कामना कर, ये मंत्र याद रखें पहले तो, है ना। अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि भूकंप आ सकता है तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो अपने घर को देखिए, और अगर खासतौर पे आपके घर में ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है डेली लाइफ में भी, तो उनके बारे में और ज्यादा सोचिए। स्टेयर केसेस हैं, आपको 3 मंजिल अगर नीचे उतरना पड़ता है तो उसके बारे में सोचिए कि और क्या क्या हो सकता है। आप बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पानी की टंकी रखी हुई है जो लूज है, वो नॉर्मल टाइम पे भी गिर सकती है, भूकंप तो छोड़ दीजिए, है ना। तो पहले सोच के रखना पड़ेगा कि कुछ हो सकता है इस तरह का, है ना। अगर आप मानेंगे कि ऐसा हो सकता है तो आप कुछ कर पाएंगे, है ना। और तो मंत्र ये है कि सब अच्छा होगा इसकी हम कामना, इसकी प्रार्थना करें, और सब बहुत खराब हो सकता है उसकी तैयारी, उस हिसाब से तैयारी करें अपनी। तो पहले देखें कि क्या क्या हमारे एरिया में अगर भूकंप आया तो क्या क्या हो सकता है। बर्फ के टाइम पे अगर भूकंप आया तो कैसे हम लोग डील कर पाएंगे। हो सकता है सारी तैयारी ना कर पाए, लेकिन कुछ हम कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो पहले
जितने भी साथी यहाँ पे सुन रहे हैं कि जब भी भूकंप आता है ना, तो जो फिजिक्स अप्लाई होता है, इसमें अप्लाइड फिजिक्स है कि जो ऊंचाई पे रखी हुई चीजें हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा तेजी से हिलती हैं, और ऊंची चीजें हैं जैसे अलमारी है, और हैवी आपके जो फोटो फ्रेम्स है ना, कांच लगा होगा इसमें। एक और मैं रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, 70% के करीब जो डेथ्स हैं अर्थक्वेक में, वो लोगों को ऐसी इंजरीज से होती हैं जो दबने की वजह से नहीं होती है ना, बिल्डिंग में ऐसे पिचक गए, इस तरह से नहीं होती हैं। इस तरह से सिर्फ 30% के करीब डेथ्स होती हैं कि आप बिल्कुल क्रश हो गए। 70% डेथ्स जो हैं भूकंप में, वो जब लोग घायल हो चुके होते हैं, जैसे आपको, मुझे कट लग गया, मान लीजिए कांच से खून बहने लगा मुझे कांच लगने की वजह से, तो मुझे उस समय कोई हेल्प नहीं मिलेगी 10-15 मिनट तक, है ना। तो उस 10-15 मिनट में मेरा जो तेजी से खून बह रहा है, तो मतलब मेरा ब्रेन बंद हो जाएगा काम करना, है ना। तो उस हिसाब से सोचिए, मूर्तियां हैं, है ना, और वो मतलब ये गणेश जी को देख के ये मत सोचिएगा कोई एक धर्म के हिसाब से है, उसमें कुछ भी आपने कोई डेकोरेशन वाली मूर्ति भी रखी हो सकती है ना। हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है वो नहीं होने चाहिए ऊंचाइयों वाली जगह पे। शैंडलियर्स वगैरह जो हैं आपके, क्रॉकरी है, घरों में आप नंगे पैर रहते हैं और शोकेस के लिए क्रॉकरी कई लोगों ने ऐसे रखी होती है कि बस अभी जो गेस्ट आ रहे हैं ना, सबसे पहली नजर हमारी सुंदर सी क्रॉकरी पे पड़नी चाहिए। तो इवैक्यूएशन में जब आप बाहर निकलने लगेंगे, जब भूकंप आने के बाद, पहली चीज तो ये है कि ड्रॉप कवर होल्ड करें जब झटका आने लगे ना। लेकिन बाद में आप जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो आपको मतलब बहुत चांसेस हैं कि आपको इस तरह की इंजरी जो रास्ते के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे हो। और ये ऑफिसेज वगैरह में देखते हैं ना, गेस्ट जहां पे बैठते हैं उसके ऊपर प्रिंसिपल साहब ने ट्रॉफियां रखी होती हैं बहुत हैवी जैसी, है ना। तो इससे बहुत डेथ्स होती हैं, मतलब जब भूकंप में स्कूल्स में कई बार बच्चों को इंजरीज हुई है ना, हैवी ऑब्जेक्ट्स जो गिरे हैं। मैं सिर्फ ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, इस तरह कि कई और हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना। और फिर इकोनॉमिक लॉस भी है कई बार आपके इस तरह के जो हैवी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उनकी वजह से भी। तो एक चीज जो आप अभी के अभी आज भी कर सकते हैं अपने घर में, कि आइडेंटिफाई कीजिए, और अपने साथी हैं अगर कोई ऐसे जिन्हें देख पाने में या कुछ इस तरह की अगर कोई दिक्कत है, तो आप उनके कमरों में आप देख सकते हैं कि कोई इस तरह की कोई चीजें तो नहीं है जो उनके ऊपर गिर सकती हैं। खासतौर पर बेड वगैरह के आसपास में, या जहां पे आप बैठ के काम करते हैं, सोफे वगैरह के साथ में कोई अलमारी ऐसी तो नहीं है जिसके ऊपर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना। और हाँ, दूसरी चीज, गमले जो बाहर की जो चीजें हैं उन्हें देखिए। बिल्डिंग के आसपास, ना सिर्फ आपकी बिल्डिंग नहीं, लेकिन हो सकता है आपके सामने वाले की जो बिल्डिंग है उसमें छज्जों पे गमले रखे हैं। आप थोड़ी देर में बाहर निकल के आए, दोबारा से एक और झटका आया और फिर वो गमले गिरे। नेपाल का जो 2015 का भूकंप है, कई लोगों की जान और कई लोग जो इंजर्ड हुए, जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो गिर रही थी ऊपर से। मेरे पास वीडियोज हैं, टाइम की शॉर्टेज है तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन गमलों की वजह से बहुत लोग मारे भी गए और घायल हुए कई लोग। और पानी की टंकियां हैं, 3 मौतें एक 5 स्टार होटल में हुई नेपाल में। तो पानी की टंकी जो लूज रखी हुई है, इनर्शिया अप्लाई होता है ना, फिजिक्स का जो नियम है इनर्शिया, तो लिक्विड है वो हिलेगा और अपनी जगह ये टंकी छोड़ देगी आराम से। तो जो ब्रेसिंग होती है ना बिल्डिंग के चारों तरफ जो हम फ्रेम बनाते हैं, वो इस तरह से बनाए कि शेकिंग अगर हो भी रही है तो वो टंकी अपनी जगह ना छोड़े। और जो पेड़ हैं, खासतौर पे सूखे पेड़ हैं जिनकी जड़ें थोड़ी खोखली जैसी हो चुकी हैं, वो गिर सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें। बिजली के खंभों से तो दूर रहें निश्चित तौर पे। कांच है, जैसे कांच के पास में बेड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप खिड़की के पास में बेड लगा होता है ना अगर आपका, तो कांच बाहर की तरफ हो, है ना। मेरा पॉइंट ये है कि जो अगर आप ग्रिल लगाते हैं ना जो अंदर, है ना, मैश नेट जिसे बोलते हैं, वो अगर आपको लगानी है तो अंदर की तरफ हो कि कांच टूट के अंदर को ना आए आपके, है ना। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस चित्र को। ये जो लोग शायद कुछ आप में से गए होंगे, इंडियन ये इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल है चाणक्यपुरी दिल्ली में। तो मैं एक बार संडे को ऐसे ही टहल रहा था, इनका पुराना ब्लॉक है ये। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इनके काम करने वाले लोग रहते हैं सब लोग। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इसी बिल्डिंग को। जब हम जूम करते हैं, 4 मंजिल की ये बिल्डिंग जो है ना, तो साइंस समझ के देखिएगा इसका। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है ना, वैसे साइंस ऑफ डाइंग है कि लोग मरते कैसे हैं। 4 मंजिल के ऊपर से अगर एक गमला आके गिरता है ना, तो मुझे मरने के लिए पूरी बिल्डिंग नहीं चाहिए अपने ऊपर। वो वेलोसिटी, जो भी लोग फिजिक्स, थोड़ा बेसिक फिजिक्स पढ़ा है ना, मैं आप एक गमला उठाता हूं, आपके पीछे खड़ा हुआ हूं और वो गमला आपके सर पे छोड़ता हूं,
3 इंच की ऊंचाई से, आपको हल्का सा दर्द होगा और कुछ मतलब ऑफ कोर्स की नुकसान ज्यादा नहीं होगा, है ना। थोड़ा और ऊंचाई से छोड़ता हूँ 1 मीटर की ऊंचाई से, तो काफी नुकसान हो सकता है, खून वगैरह निकल सकता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर 2 मंजिल या 4 मंजिल की ऊंचाई से गमला आ रहा है तो क्या हो सकता है। तो मरने के लिए पूरी बिल्डिंग नहीं चाहिए लोगों को अपने ऊपर, है ना। तो ये आप आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को भी मदद करें जो खुद से नहीं कर पाएंगे आइडेंटिफाई, है ना। और ये सॉल्यूशंस की बात करें, गमलों को बांधने के लिए, अगर आपको गमले रखने ही हैं कहीं पे छज्जे वगैरह पे, तो उन्हें आप एंकर कर सकते हैं, जैसे है ना एंकर करते हैं कि 3 आपने 2-3 उसमें लपेट दिया उसे, या आप फ्रेम बनवा सकते हैं, है ना। ये अपने अपने देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में ना कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई जगह पे सरकार भी देती है उसके लिए पैसा, कई जगह पे लोगों को खुद से करना पड़ता है। जहां पे लोगों को खुद से करना है, अपने आप से करना है, वहां पे रिसोर्सेज आड़े आ जाते हैं अक्सर ना। तो वो आप देख सकते हैं सबके अलग अलग लिए। फिर अलमारियां आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, आपके घर में या ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर अलमारियां रखी हुई हैं ऐसी जगह पे जैसे रास्ता है आपका ब्लॉक हो जाएगा, अलमारियां बहुत गिरती है, मेरे पास इतने वीडियोस हैं। सबसे पहली चीज अलमारियां गिरती हैं किसी भी भूकंप में। मैं आपको 1000 वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरा बहुत बड़ा कलेक्शन है, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन में ये स्लो भी हो जाता है, लैग होने लगेगा इसमें वीडियो। तो पॉइंट ये है कि दरवाजों के आसपास में जहां पे लोग बैठते हैं वहां पे अगर अलमारियां रखी हुई हैं, शेल्फ्स वगैरह हैं, हैवी शेल्फ्स खासतौर पे, तो उन्हें आप फिक्स कर सकते हैं। ये हार्डवेयर शॉप में ब्रैकेट मिलता है एल शेप का ना, 20-25 रुपए की चीज है, और 5-6 ब्रैकेट से ज्यादा एक अलमारी में आपको लगेंगे नहीं, है ना। लेकिन इससे जोखिम आपका कम हो जाता है, रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं हम इसे। ये जो उपाय है, ये अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये मूर्ति जो है मुझे यहीं पे रखनी है ऊंचाई पे, तो आप इस तरह के जो डबल साइडेड टेप है ना, इसके साथ में आप जोखिम को कम कर सकते हैं। मतलब वो कम से कम मामूली झटके में नीचे नहीं आएगी, है ना। तो इससे जोखिम आपका 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, है ना, लेकिन कम हो जाता है। फिर खासतौर पे लैब्स वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री लैब है, या जहां पे लोग निकल रहे होते हैं ना, वहां पे कुछ कांच कूंच के ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर शेल्फ पे रखे हुए हैं, तो शेल्फ की दोनों दीवारों से आप ये जो तार आप देख रहे हैं ना, ये पर्दे लगाने की काम आती थी हमारे ना, तो ये जो तार है अगर आप दोनों तरफ बांध दें, और उसके पीछे बॉटल्स वगैरह जो रखी हुई हैं, अगर आपको रखनी ही है बॉटल्स ऐसी जगह पे जहां पे लोग निकलते हैं, आते जाते हैं, बैठते हैं, तो इस तरह की तार, ये बड़ा सस्ता उपाय है भूकंप से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए, है ना। ये मेरे अपने घर की अलमीरा है, मतलब बुक शेल्फ है, तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो फिक्स किया हुआ ना, ये जूम करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है ना, लेकिन आपको जोखिम भी अपना देखना पड़ेगा। मेरी बेटी यहाँ पे ना नीचे इसके सामने एक कारपेट बिछा हुआ है, तो उस पर खेलती रहती है, तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे घर में किस तरह के लोग हैं, क्या बच्चे हैं, क्या विकलांगजन हैं कोई ऐसे, या बुजुर्ग हैं, तो उनके जोखिम को समझते हुए मैं ये जोखिम नहीं ले सकता कि मामूली से भूकंप में अलमारी गिर जाए, है ना। ये ब्रैकेट आए, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट करेंगे ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि लागत और लाभ का विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि ये ब्रैकेट लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए में, और अगर फ्रैक्चर भी हो जाए ना किसी को, तो आप मैथ्स लगा लीजिए कितना 15-20 हजार रुपए से ज्यादा का खर्चा हो जाएगा, है ना। तो ये हर तरह से अगर आप अपनी तैयारी में आज इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके फायदे की चीज है, इसमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है ना। ये जो मैं आपको पहले बोला था कि जहां पे केमिकल या कुछ इस तरह की चीजें रखी हैं, और ये चीजें इक्वली उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भले ही आप करें उनके लिए या आप उन्हें शामिल करें जो लोग किसी तरह की डिसेबिलिटीज के साथ में हैं। और ये ग्लास के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि अगर कांच है कहीं पे, तो आप, है ना, तो उसे, ये जो ग्रिल जैसी है ना, ये आप अंदर की तरफ लगाएं जहां पे लोग बैठते हैं या लेटते हैं, अगर बेड वगैरह लगे हैं। और ये फायर आमतौर पे होता है, मैं फायर वाला सेक्शन में निकाल दूंगा। मैं अर्थक्वेक सेफ्टी के 3 गोल्डन वर्ड्स हैं, जितने साथी यहाँ पे सुन रहे हैं आप प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि टेंडेंसी अभी भी यही है, लोगों को लगता है भूकंप आएगा तो हम तेजी से बाहर चले जाएंगे। देखिए, लगना एक अलग चीज है, अगर तेजी से भूकंप बड़ा झटका आ रहा है ना, तो चलना तो दूर की बात, आप खड़े नहीं हो पाएंगे सीधे सीधे। मेरे पास में 1000 वीडियोस फिर से इसके भी होंगे कि भूकंप में लोग खड़े हुए, लोग गिरते हुए देखे मैंने, है ना। तो आप चल नहीं पाएंगे तेजी से, और अगर आप चल के बाहर भी निकले, तो आप इस माहौल को तो जानते हैं जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं, लेकिन उस माहौल के बारे में आप तैयार नहीं होंगे जो अचानक से आपके सामने, जैसे ही आप दरवाजे से बाहर गए, पता चला वो शर्मा जी की बिल्डिंग से गमला आ गया आपके लिए, है ना। इस बिल्डिंग में आप तुलनात्मक रूप से ज्यादा सेफ रहेंगे अगर आप
किसी मजबूत फर्नीचर की ओट ले लेंगे, तो उसमें थंब रूल क्या है, जो 3 शब्द हैं, ड्रॉप, नीचे झुके, कवर और होल्ड, है ना। ये बुनियादी 3 शब्द हैं। फायर, अगर कपड़ों में आग, वैसे ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो भागे ना, स्टॉप, ड्रॉप और रोल, है ना, नीचे झुके और पलटे। तो ये प्रिपेयर्डनेस की बेसिक सी चीज है। अब लास्ट की 2-3 स्लाइड्स हैं, जो ये डिस्कशन अजय सर से मेरे ख्याल से 20-25 मिनट पहले हुआ था, तो मैंने थोड़ा और इसे इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की इस डिस्कशन में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि हिमाचल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी है, उसमें डिसेबिलिटी को लेके कोई स्पेसिफिक कोई क्लॉज नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। आप जितने लोग यहाँ पे एडवोकेसी या कोई एक्टिविस्ट हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स में काम करते हैं या ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं, आपको और डिस्कशन करने के लिए कुछ मिलना होगा। मैं आ जाऊंगा, आप जहां पे बुलाएंगे, मैं आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। एडवोकेसी में इतना स्पेस है, ना सिर्फ हिमाचल, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे। एक गाइडलाइंस बड़ा मुश्किल से जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है भारत सरकार की, उसने बड़ा मुश्किल से एक जो गाइडलाइंस बनाई है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अभी आप स्टेट लेवल पे देखें नहीं होता। हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग्स जो उसमें किसी भी ट्रेनिंग में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो कंसर्न्स हैं वो नहीं डिस्कस किए जाते, सिवाय 1% अगर आप इनिशिएटिव्स की को छोड़ दें तो, है ना। ना उनकी ट्रेनिंग, ना मतलब, क्योंकि लोग भी नहीं है ना। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें गैप्स हैं, वो सुधारने की तो बात कोई तब समझेगा जब हम लोग एडवोकेसी की तरफ समझाना चाहेंगे, है ना। मैं टाइम भी चेक कर रहा हूँ, 8 बज चुके हैं। मैं 5 मिनट और ले सकता हूँ सर? ठीक है जी। तो इसमें एडवोकेसी में एक चीज ये है कि पहले तो पॉलिसी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और आप मैं उमंग फाउंडेशन का मैं बोलूंगा कि आप जैसी संस्था के साथ में बैठ के ये पॉलिसी रिव्यू होना चाहिए, है ना। तो उसमें जो मेरी तरफ से सहयोग बनेगा, मैं निश्चित तौर पे वो करूंगा। लेकिन एक कम्युनिकेशन के तौर पे, एक चिट्ठी के तौर पे आप लिखें कि हमें एक कंसल्टेशन की जरूरत है, हमें एक परिचर्चा की जरूरत है इस विषय पे कि क्या हिमाचल सरकार की जो नीति है वो कितनी, पहले तो हम ये बात उनसे पूछेंगे ना, आप वो तो कुछ भी लिख के दे सकते हैं, है ना, कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जी, बहुत अच्छा सब कुछ है ना। लेकिन पुरानी है, जब बनी थी उस समय उतनी जागरूकता भी नहीं थी। 2012 की नीति है हमारी, 2012 की पॉलिसी है ना, सॉरी, प्लान 2012 का है, पॉलिसी 2011 की बनी हुई है हिमाचल प्रदेश की जो आपदा प्रबंधन की नीति है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूँ, इसमें डिसेबिलिटी को लेके कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। तो ये एक एडवोकेसी का स्पेस है यहाँ पे। दूसरा अवेयरनेस जनरेशन का है। तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज से शुरू करूंगा यहाँ पे कि अवेयरनेस जनरेशन प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्या हो सकती है। तो आप अपने जो घर में, अपने स्कूल कॉलेज में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी तरह की डिसेबिलिटी के साथ में हैं, तो आप उनसे बातचीत करें। अलग अलग इसके लिए मटेरियल बहुत है ना, मटेरियल बहुत सारा है जो पढ़ने के लिए है। मैं एक चीज में निश्चित तौर पे मैं कर सकता हूं, जो मदद कर सकता हूं, कि बहुत सरल से शब्दों में, ऐसी भारी भरकम हिंदी की जगह हम लोग सरल सी भाषा में अगर पहाड़ी में बनाना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल हम लोग बना सकते हैं जो ब्रेल में भी उपलब्ध हो, ऑडियो भी बना सकते हैं जो ऑडियो के थ्रू, वो भी पहाड़ी में या हिंदी में, सरल हिंदी में हो सकता है। तो स्पेस बहुत है। मैं आपको लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलूं तो इसमें ना हम लोगों ने स्टेट लेवल पे भी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगता है कि कागज छप जाएंगे, रिपोर्ट छप जाएगी या मटेरियल छप जाएगा तो सब लोग पढ़ लेंगे, सब लोग देख लेंगे, सुन लेंगे। तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि कई लोग ऐसे हैं, जैसे अर्ली वार्निंग की बात करें अगर हम लोग ना, तो एक चीज तो ये है, एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं इस डिस्कशन के बाद उसका लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन बॉस्च जो कंपनी है ना, जो टूल्स बनाती है, जैसे ड्रिल वगैरह मशीन जो बनाती है वो कंपनी है ना बॉस्च, तो इसका ना एक वाइब्रेशन मीटर है। आपके फोन में भी वाइब्रोमीटर है ना। तो ये फोन, अगर आपने वो ऐप रखा हुआ है ना, तो आप देख पाएंगे कि अगर हल्का सा भी मैंने अपने हाथ को हिलाया तो वो वाइब्रेशंस उसमें वेव्स की तरह से दिखती हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित सेंसर्स बेस्ड डिवाइसेस आप कमरों में लगा सकते हैं। वो और कुछ नहीं कि मामूली सी शेकिंग हुई तो ये बल्ब, लाल बल्ब जल जाए,
तो जो लोग जिन्हें सुनाई नहीं देगा, है ना, वो कम से कम इतने अलर्ट हो जाएं कि ये जमीन हिलने वाला जो बल्ब है ये ऑन हो गया है, मतलब ना कि ये शेकिंग हो रही है, क्योंकि इनिशियल शेकिंग आपको महसूस नहीं होगी और जब तक महसूस होगी तब तक थोड़ा लेट हो चुका होता है ना। और सिमिलरली अगर आप बात करें प्रिपेयर्डनेस की, जो लोग जैसे सुन नहीं सकते है ना, तो और उस समय सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कई सेफ्टी प्रिकॉशंस हो। तो जो हियरिंग एड्स लगाते हैं लोग ना, हम लोग ध्यान नहीं देते कितना बैकअप में हम लोग बैटरीज रखते हैं कि नहीं हो, मतलब अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं तो कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं जो एवरीडे लाइफ में आती है, डेली लाइफ में भी है। और लास्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें मैं एक गैप अपनी तरफ से भी बता सकता हूं। अगर हमारे पास में मुझे आप बोल दें कि हम आपको ना एक वो क्या होता है ना, जो इस मूक बधिर की जो भाषा है उसमें जब वो लोग बात करते हैं, है ना, तो सर अजय सर को साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज हमारे यहाँ जो चलती है, ISL, इसे व्यक्ति को भी कुछ बोलते हैं ना, हम लोग शायद एक बार पहले बात कर रहे थे, जो क्या इनको टी से कोई वर्ड है, एक हियरिंग इम्पेयर्ड कह सकते हैं, या जो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड है वो डेफ है, डेफ नहीं, जो व्यक्ति होता है जो ये करता है ना ट्रांसलेट, जो साइन इंटरप्रेटर, जी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो है ना, तो इंटरप्रेटर हमारे पास में मुझे लगता है हिमाचल में ऑलरेडी भी एक कमी है। लेकिन अगर एक इंटरप्रेटर कुछ समय भी हम लोगों को देता है, मतलब उमंग फाउंडेशन को दे, हम लोग तो थोड़ा भूकंप से जो रिलेटेड तैयारी है उसके बारे में कुछ अपने इनपुट्स देंगे, लेकिन आप लोगों के साथ के बिना मेरे ख्याल से ये लगभग इम्पॉसिबल रहेगा कि इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर पाए। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी हमें ऐसा मिल जाता है जो साइन इंटरप्रेटर की भूमिका में मतलब वो प्रोफेशनल हो, मतलब उसमें ना ऐसा अच्छा व्यक्ति रहे कोई, तो हम इसमें कुछ वीडियोस भी ऐसे बना सकते हैं जो ऑडियो भी है और साथ में साइन लैंग्वेज का एक ब्लॉक जैसा चलता है ना आजकल, जो वीडियोस आ रहे हैं जो इंक्लूसिव वीडियोस बनते हैं, तो हम उसमें छोटे छोटे वीडियोस जागरूकता के बना सकते हैं। देखिए अर्थक्वेक में ज्यादातर काम पहले का है, बाद में तो अगर वो बहुत बड़ा झटका है, भूकंप के हिसाब से आपकी बिल्डिंग नहीं बनी, तो बाद में करने के लिए बहुत कम है। प्रिपेयर्डनेस में जो कुछ कर सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। और एक ये कुछ टिप्स हैं उन लोगों के लिए, देखिए कुछ लोग स्टिक्स वगैरह जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ में है, तो कुछ लोग जो छड़ी वगैरह लेके चलते हैं, कुछ लोगों के पास में वॉकर्स होंगे, कुछ व्हील चेयर के साथ में। तो जो व्हील चेयर वाले हैं खासतौर पे, क्योंकि मैंने वॉकर वाले तो लोग इतने नहीं देखे यहाँ पे, लेकिन व्हील चेयर वाले जो साथी हैं हमारे, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपको ना अपनी जो व्हील चेयर, अगर आपको झटका महसूस होने लगे, आप कहीं पे हैं ऐसी जगह पे, कहीं इंडोर में खास तौर पे, तो पहले तो आपको ना एकदम से झटका जैसा महसूस होते ही तो लॉक कर दें अपना जो व्हील चेयर का जो पहिए है वो मूव ना करें, है ना। और कुछ नहीं होगा आपके पास में। देखिए सर को बचाना ये थंब रूल है। सबसे ज्यादा जो मौतें हैं भूकंप के टाइम में वो हेड इंजरीज की वजह से होती हैं, क्योंकि दिमाग पे अगर कोई इंपैक्ट हुआ, चाहे गमला आके गिरे, चाहे कुछ भी आके गिरे, या सीलिंग का हिस्सा आके गिरे, तो आपको कुछ नहीं हो तो आप दोनों हाथ जोड़, मतलब जैसे आप ऐसे, अभी इस समय पता नहीं मेरा हाथ आपको दिख रहे होंगे, हाथ आपने जोड़े और इन्हें दोनों कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें और उसके साथ ही अपने सर को बचाएं। देखिए पॉइंट क्या है कि पूरा एक्सपोज होने की बजाय सर को कम से कम आपने अपनी तरफ का बेस्ट एफर्ट किया। बाकी तो क्या गिर रहा है वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सुरक्षित अपने आप को कर पाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी सी चीजें हैं। एडवोकेसी की मैं बात पहले बोल चुका, इसमें एक स्पेस है यहाँ पे काम करने की हिमाचल में, कि हम लोग इन्हें बताएं कि आपने अभी तक, मैं कुछ सवालों के साथ में डिस्कशन को क्लोज करूंगा। आप जो सवाल पूछ सकते हैं कि कितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को आपने अपने कार्यक्रम में खासतौर पे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कार्यक्रम है उसमें शामिल किया, और कितने आपकी जो मॉक ड्रिल्स होती हैं उनमें कितने डिसेबल्ड जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो शामिल होते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय का। जब मैं वहां पे काम करता था, मैं 2 साल काम कर चुका हूँ, तो जब मॉक ड्रिल हुई एक बार हमारी, तो उसमें मैंने देखा कि वहां पे 2 जो स्टाफ थे, उनकी शक्ल मैं बहुत तरह से याद रखता हूँ, है ना, वो मूक बधिर थे, 2 स्टाफ मेंबर्स, और उन्हें कैसे हुआ, शायद पढ़ के हुआ कि कैसे, लेकिन वो बाकी और लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से बिहेव कर रहे थे, जिम्मेदारी से वो ना हंस रहे थे और बहुत सीरियसली ले रहे थे कि भाई ये मॉक ड्रिल हो रही है। तो आमतौर पे उस एक अपवाद को छोड़ के मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कि आप मॉक ड्रिल्स में शामिल करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को।
मॉक ड्रिल में शामिल नहीं करेंगे तो अर्थक्वेक जब असली में आएगा तो वो लोग ज्यादा पैनिक होंगे। तो मॉक ड्रिल्स में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मॉक ड्रिल करें, नहीं आप लोगों की जरूरत नहीं, आप लोग बैठो वहां पे भी, है ना। तो ये बहुत घटिया चीज हो जाएगी करने के लिए, क्योंकि असल में तो आप उनके लिए करना चाहिए आपको, बाकी लोग तो जैसे तैसे कुछ लोग बचाव कर पाएंगे, है ना। तो ये जितना टाइम है उसके हिसाब से और जितना डिस्कशन जो मेरी समझ के हिसाब से था वो ये है, कुछ सवाल हैं तो उसके हिसाब से स्पेसिफिकली हम लोग बात कर पाएंगे, है ना। सो थैंक यू एवरीवन।